हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बाल स्टडी में आप लोग का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9th का अति लघुतरीय प्रश्न ध्वनि चैप्टर का। ठीक है, भारती भवन का है। ठीक ना, भारती भवन का अति लघुतरीय। ठीक ना, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और हाँ हमारे जो चैनल पे अवेलेबल है पूरे क्वेश्चन आंसर। ठीक ना, सभी चैप्टर का सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर अवेलेबल है। ठीक ना, जैसे फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, भूगोल हो गया, हिस्ट्री, ये सभी का क्वेश्चन आंसर अवेलेबल है। ठीक ना, तो आप हमारे चैनल के पे जाइएगा। ठीक ना, और वहाँ से आप सभी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल देंगे, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग को अति लघुतरीय का पहला क्वेश्चन, ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगे क्यों कहते हैं। तो देखिए इसको मतलब क्यों कहते हैं तरंगे, ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगे क्यों कहते हैं। देखिए इसका रीज़न है क्योंकि ध्वनि जो होता है ना उसको संचरण यानी गमन करने के लिए, ठीक ना, यानी चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। क्या चीज़ की आवश्यकता होती है? माध्यम की। कोई चीज़ माध्यम चाहिए, जैसे हवा एक माध्यम हो गया, पानी एक माध्यम हो गया, लोहा एक माध्यम हो गया, यानी ये सभी क्या है? माध्यम है। तो ध्वनि को चलने के लिए कोई ना कोई माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? यांत्रिक तरंगे कहते हैं। ठीक ना, तो यहाँ पर देखिए आप लोग को उत्तर में लिखा हुआ मिला हुआ है। ठीक ना, कि ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंग कहा जाता है क्योंकि इनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक ना, समझ गए? किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। चलिए देखिए इसके अगला पे देखिए। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप लोग। ठीक ना, अब देखिए दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, तरंग कितने प्रकार के होते हैं। देखिए तरंग कितने प्रकार की होते हैं, उनके नाम बताएं। ठीक ना, तो तरंग दो प्रकार के होते हैं। देखिए पहला हो जाता है यांत्रिक तरंग और दूसरा हो जाता है विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग यानी तरंग कितने प्रकार के हुए? दो प्रकार के, यांत्रिक तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग। यांत्रिक तरंग में अनुदैर्ध्य तरंग आता है। यांत्रिक तरंग में अनुदैर्ध्य तरंग आता है और अनुदैर्ध्य तरंग में साउंड यानी कि ध्वनि आता है। याद रखिएगा, तीसरा क्वेश्चन में आएगा। ठीक ना, कि ध्वनि तरंग मतलब में क्या आता है। ठीक ना, कौन सा तरंग आता है? तो अनुदैर्ध्य तरंग आता है। क्या आता है? अनुदैर्ध्य तरंग। और विद्युत चुंबकीय तरंग जो है अनुप्रस्थ तरंग में आता है। अनुप्रस्थ तरंग कहने का मतलब प्रकाश तरंग, प्रकाश में आता है अनुप्रस्थ तरंग और ध्वनि में आता है अनुदैर्ध्य तरंग। चलिए देखिए अगला नंबर क्वेश्चन। आशा करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने से देखिए आप लोग का कुछ नहीं जाता, लेकिन मेरे लिए बहुत ही अच्छा होता है, समझे? मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मेरे वीडियो को आप लोग लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालें। ठीक ना, बस यही हम लोग को होता है ये। चलिए देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य है या अनुप्रस्थ। तो अभी देखिए बताए थे ना आपको, जो तरंग है ना, जो ध्वनि तरंग है वो क्या है? अनुदैर्ध्य है। क्या है? अनुदैर्ध्य है। और अनुप्रस्थ प्रकाश न हो जाता है, प्रकाश तरंग का हो जाता है अनुप्रस्थ, और ध्वनि जो तरंग है क्या हो जाता है? अनुदैर्ध्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुदैर्ध्य। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन पे। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए है, किसी माध्यम के कंपित कणों का माध्य स्थिति से महत्तम विस्थापन को क्या कहते हैं? तो इसको आयाम कहते हैं। ठीक ना, जैसे देखिए ये माध्य स्थिति हो गया। ठीक ना, ये देखिए कंपन हो रहा है तरंग दैर्ध्य। ठीक ना, तो इसका जो महत्तम, ये जो सीधे देखिए ऊपर जा रहा है ना, ये जो जा रहा है ना, इसी को क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। तो इसका महत्तम स्थिति क्या हो जाता है? आयाम। चलिए ये देखिए चौथा तक समझ गए हैं आप लोग। ठीक है, चलिए पांचवा चलते हैं। ठीक ना, तो पांचवा देखिए क्या होता है। देखिए पांचवा का देखिए, यदि दो कर्मित शीर्षों, ठीक ना, शीर्षों जिसको श्रृंग भी कहते हैं, ठीक ना, अथवा गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ये हमसे पूछ रहा है तरंग दैर्ध्य कहते हैं या नहीं। तो देखिए ये हो जाता है माध्य स्थिति। अब यहाँ पे ये देखिए तरंग ऐसे जा रही है, ठीक ना, गमन कर रही है। तो यहाँ ये देखो ऊपर वाला को हम क्या बोलते हैं? शीर्ष बोलते हैं। ऊपर वाला को हम क्या बोलते हैं? शीर्ष। और नीचे वाला को क्या बोलते हैं हम लोग? गर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गर्त। तो ये भी गर्त हो गया और ऊपर वाला शीर्ष हो गया, शीर्ष हो गया। तो दो शीर्षों, ये दो देखिए, ये शीर्ष और ये शीर्ष, ये दोनों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य। और तरंग दैर्ध्य को लेमडा से जानते हैं। क्या चीज़ से? लेमडा से। तो ये दोनों भी क्या हो गया? गर्त शीर्ष हो गया ना, तो ये दोनों के बीच के भी दूरी को क्या कहेंगे हम? तरंग दैर्ध्य यानी कि लेमडा। लेमडा यानी कि तरंग दैर्ध्य। ठीक ना, और दो गर्त, ये देखो ये दोनों गर्त हुआ, तो इन दोनों के बीच के भी दूरी को क्या कहेंगे हम लोग? तरंग दैर्ध्य यानी कि लेमडा। लेमडा ही तरंग दैर्ध्य होता है। ठीक ना, समझ गए ना? तो ये बात सही बोल रहा है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा?
हाँ देखिए यहाँ पे हाँ लिखा हुआ, ठीक है। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन पे। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है? तो हाँ आपको बताया था ना, ध्वनि जो तरंग है अनुदैर्घ्य तरंग है और प्रकाश तरंग क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है। तो इसमें हाँ हो जाएगा। और अनुप्रस्थ तरंग है कैसा है, तो विद्युत चुंबकीय है। विद्युत चुंबकीय बताया था ना शुरू वाला ही कि दूसरा वाला क्वेश्चन में। चलिए देखिए इसका अगला देखिए, सातवां नंबर क्वेश्चन है, किसी तरंग यानी कि जैसे कि ध्वनि तरंग, ठीक ना, कि चाल किन दो राशियों पर निर्भर करती है? तो किसी भी तरंग का जो चाल होता है दो राशियों पर निर्भर करता है। पहला तो आवृत्ति उसका और दूसरा होता है तरंग दैर्घ्य। आवृत्ति और दूसरा तरंग दैर्घ्य, ठीक ना, दो राशियों पर निर्भर करता है। पहला है क्या, आवृत्ति और दूसरा तरंग दैर्घ्य, ठीक है। आप लोग को याद हो गया वो। चलिए आठवें नंबर क्वेश्चन पे। आठवां नंबर क्वेश्चन है देखिए, एक व्यक्ति अपने मित्र के साथ चंद्रमा पर गया हुआ है, क्या वह व्यक्ति अपने मित्र द्वारा वहां उत्पन्न ध्वनि को सुन सकता है? तो नहीं सुन सकता। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पे निर्वात है। चंद्रमा पे क्या है, निर्वात है। वहाँ पे हवा है ही नहीं, कोई माध्यम नहीं है। और हम लोग शुरू में ही पढ़े हैं कि ध्वनि को चलने के लिए कोई ना कोई माध्यम की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे तो कोई माध्यम ही नहीं है, चंद्रमा पे कोई माध्यम ही नहीं है, ठीक ना। तो वहाँ पे ध्वनि तो संचरण होगी नहीं, यानी चलेगी ही नहीं, गमन न करेगी। और गमन न करेगी तो हम लोग सुनेंगे नहीं। जैसे यहाँ पे हमारा दोस्त है और यहाँ पे हम है, ये कुछ बोल रहा है तो हम सुनवे नहीं करेंगे, ये चंद्रमा पे। लेकिन पृथ्वी पे तो हमारा माध्यम है ना, हवा हो गया, पानी हो गया, लोहा हो गया, ये सभी है ना, ठोस वगैरह हो गया सभी, तो इसलिए हम सुन पाते। लेकिन चंद्रमा पे जाके बोलेंगे तो नहीं सुन पाएंगे, ठीक ना। क्यों नहीं सुन पाएंगे? क्योंकि वहाँ निर्वात है, वहाँ कुछ भी नहीं है, ठीक ना। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। नौवां नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति तथा तरंग दैर्घ्य उसकी चाल से किस प्रकार संबंधित है? तो इस ध्वनि के तरंग की चाल बराबर हो जाता है तरंग दैर्घ्य गुणे आवृत्ति, इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे। 10वां नंबर क्वेश्चन है, ये देखिए, आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी और आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड में क्या संबंध है? तो ये हो जाता है आवृत्ति, आवृत्ति बराबर हो जाता है, ठीक ना। देखिए यहाँ पे आवृत्ति थोड़ा सा अच्छा से लिखा नहीं रहा है, थोड़ा आवृत्ति बराबर होता है 1/, हो जाएगा आवर्तकाल, सॉरी आवर्तकाल हो जाएगा। आवर्तकाल हो जाएगा क्या, आवृत्ति बराबर हो जाएगा 1/, आवर्तकाल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक ना। इसको भी नहीं पढ़ेंगे हम, म्यू पढ़ेंगे, यानी म्यू बराबर हो जाएगा 1/t, 1/t, ठीक ना। आवृत्ति बराबर हो जाएगा 1/, आवर्तकाल, ठीक है। इस तरह से संबंध रखता है, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन है, क्या किसी माध्यम में ध्वनि की चाल माध्यम के ताप पर निर्भर करता है? फिर से देखिए, क्या किसी माध्यम में ध्वनि की चाल माध्यम के ताप, क्या बोल रहा है, ताप पर निर्भर करता है? तो हाँ निर्भर करता है, ठीक ना। अगर हम ताप बढ़ाएंगे, अगर हम क्या करेंगे, ताप बढ़ाएंगे तो ध्वनि की चाल जो है बढ़ती है, तो ध्वनि की चाल बढ़ती है। जैसे कैसे, देखिए मान के चलिए ये एक घंटी है, ये क्या है, एक घंटी है, ठीक ना। ये एक घंटी है, ऊपर से लटका हुआ ऐसे करके कुछ अभी हम बजाएं तो ये टन 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 आवाज़ कर रही है, और इसके बगल में जो ताप है बहुत अधिक है, समझिए कि बहुत ज़्यादा ताप है, ठीक ना। तो यहाँ पे ताप है, तो यहाँ पे जो हवा भी है, ताप यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ठीक ना। तो यहाँ पे तो सब जगह हवा है, और जब हवा है तो यहाँ पे जो कण भी होगा, तो कण जो है बहुत स्पीड में चलने लगेगा, बहुत स्पीड में भागने लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो क्या है, यहाँ पे माध्यम जो है क्या है, यहाँ पे हीट है, क्या है, ताप है, यानी कि गर्म थोड़ा सा, ठीक ना। तो गर्म है तो यहाँ पे जो कण है वो क्या करेगा, ठीक ना, ज़्यादा उसको ऊर्जा मिलेगा, यानी कि इधर उधर ज़्यादा भागने लगेगा, ठीक। लेकिन जैसे ही यहाँ पे मान के चलिए ताप कम हो गया, ताप कम हो गया तो ऊर्जा भी कम हो गया, और ऊर्जा कम हुआ तो ये धीरे 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 भागेगा। और हम यहाँ पे सुन रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे घंटी बजा तो यहाँ पे तो ताप बहुत अधिक है, तो यहाँ से बहुत स्पीड में भागेगा, स्पीड में भागेगा इसका साउंड, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे जैसे ही आएगा यहाँ पे कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका ताप कम है, तो हम पे लेट से पहुँचेगा, समझे, समझ गए ना। यानी कि मतलब यहाँ पे क्या निकला कि ताप बढ़ाएंगे तो ध्वनि का चाल बढ़ती है, ताप बढ़ाएंगे तो ध्वनि का चाल बढ़ेगा, ठीक है। और ताप घटाएंगे तो ध्वनि का चाल घटेगा, ठीक है ना। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे देखिए। अगला नंबर यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन है, वायु, जल तथा लोहे में किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे तेज होती है? तो सबसे ज़्यादा लोहा में होता है, ठीक ना, उसके बाद जल में होता है, उसके बाद वायु में। क्योंकि देखिए ये जो कण होते हैं ना,
कण जो होते हैं ना आपस में पूरा एकदम समझिए चिपके चिपके रहते हैं। किस में? लोहा में। जैसे मान के चलिए एक लोहा है तो इसमें पूरा चिपके चिपके रहते हैं, पूरा एकदम चिपके चिपके रहते हैं कण। नहीं तो क्या होता है कि यहाँ पे मान के चलिए इसके पास साउंड पहुँचाती है, ये तुरंत परिवर्तित कर देता है इसके पास, क्योंकि हमको पता है कि ऊर्जा का मतलब ना तो उत्पन्न किया जा सकता ना ही नष्ट किया जा सकता। ऊर्जा को हम क्या कर सकते हैं? एक कण से दूसरे कण में यानी एक पिंड से दूसरे पिंड में हम रूपांतरित यानी कि स्थानांतरित कर सकते हैं, ठीक ना। तो जैसे ही मान के चलिए इधर से साउंड आ रहा है तो इसके पास आया, ठीक ना। थोड़ा सा देखिए, सॉरी, देखिए इसके पास जैसे ही मतलब साउंड इधर आया और इसके पास यहाँ पे आया, ई इसके पास दे देगा, इसके पास दे देगा, इसके पास, इसके पास, तुरंत मतलब ऐसे कर करके तुरंत पहुँचा देगा, क्योंकि ये बहुत चिपका है, ठीक ना। अंतरा आणविक जो स्थान है इसमें बहुत घना है, नहीं पूरा घना है, इसलिए क्या करेगा ये तुरंत 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 इसको पहुंचा देगा। लेकिन पानी में क्या होता है कि थोड़ा सा फैला फैला रहता है, थोड़ा सा फैला फैला रहता है, वो पहुँचाने में थोड़ा सा, जैसे इधर से साउंड आया तो पहले ये इसको देगा, फिर ये इसको देगा, फिर इसको, यानी इसमें थोड़ा लेट होता है। और हवा में और ज़्यादा लेट होता है, क्योंकि उसमें और जो होता है अंतरा आणविक जो स्थान होता है थोड़ा सा ज़्यादा दूर दूर रहता है, ठीक ना। तो उसमें और देरी लगता है, ठीक ना। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा लोहा, यानी कि ठोस में सबसे ज़्यादा होगा, ठीक। अनुप्रस्थ तरंग के रूप में गमन करती है। देखिए क्योंकि कणों के बीच अंतरा आणविक स्थान काफ़ी कम रहता है, लोहा सबसे ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि उसके जो मतलब होते हैं ना अंतरा आणविक स्थान काफ़ी कम रहते हैं, जिसके कारण उनका होता है जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र करते जाता है, जल्दी जल्दी ऊर्जा को रूपांतरित करते जाता है, जिसके तरह चलते क्या होता है ध्वनि का जो चाल होता है बढ़ जाता है, ध्वनि का चाल क्या होता है बढ़ जाता है। चलिए यहाँ तक समझ गए होंगे। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे, 13 नंबर क्वेश्चन है, तरंग का कौन सा गुण प्रबलता और तारत्व को निर्धारित करता है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ध्वनि की गुणवत्ता, ठीक ना, वह अभिलक्षण है जो हमें समान तारत्व तथा प्रबलता की दो ध्वनियों में अंतर करने में मदद करता है, ठीक ना। समझ गए, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या आप बता सकते हैं कि सितार तथा कार का हॉर्न में से किसका द्वारा उत्पन्न ध्वनि का तारत्व अधिक है? तो देखिए सितार के द्वारा जो ध्वनि जो उत्पन्न होती है उसका तारत्व अधिक होगा, क्योंकि देखिए उसका जिसका तारत्व अधिक होता है, किसका तारत्व अधिक होता है? जिसका मतलब आवृत्ति क्या होता है अधिक होता है, आवृत्ति क्या होता है उच्च होता है, यानी अधिक होता है। आवृत्ति अधिक रहने से क्या होता है ना कि उसका आवाज़ जो है सुरीली निकलता है। क्या निकलता है? सुरीली निकलता है। जैसे सितार का ध्वनि क्या है तारत्व अधिक होगा तथा आवृत्ति भी उच्च है, जिसके कारण क्या होता है कि आवाज़ इसका क्या निकलता है सुरीली निकलता है, यानी मीठा निकलता है। लेकिन गाड़ी का हॉर्न ले लीजिए, तो अगर आप जाम में फंसे हुए हैं और गाड़ी से पीछे से कोई हॉर्न मारे तो आपको थोड़ा सा ख़राब लगता है, लेकिन तो सितार जो अगर साउंड बजाए तो बहुत अच्छा लगता है। समझ रहे होंगे इतना, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे, तो 15 नंबर क्वेश्चन है आप लोग के सामने, सामान्य मानव कान के लिए श्रव्यता परास क्या है? तो सामान्य जो हम लोग सुन सकते हैं वो है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच तक हम लोग सुन सकते हैं, ठीक ना। सामान्य मानव कान के लिए इतना होता है, ठीक ना। ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक ना। तो याद रखिएगा 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है, ठीक ना। और जो कुत्ता बिल्ली ये सभी होता है वो 20 हर्ट्ज से कम सुनता है, ठीक ना। अब 20,000 हर्ट्ज से अधिक कौन सुनता है? तो चमगादड़ के लिए वो रहता है, ठीक ना। तो चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, वो आएगा भी क्वेश्चन, देखिए आ ही गया यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक ना, आ ही गया। तो दिए गए ध्वनियों से संबंधित आवृत्तियों का परास लिखे। पहला अश्रव्य तरंगे तथा दूसरा पराश्रव्य तरंगे। तो अश्रव्य तरंगे में 20 हर्ट्ज से कम होता है, अश्रव्य तरंगे में जो परास होता है कितना होता है 20 हर्ट्ज से कम होता है, यानी 0 से लेके 20 हर्ट्ज तक होता है, ठीक ना। और पराश्रव्य तरंगे से लेकर 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, यानी कि कितना से कितना लेकर होता है 20,000 हर्ट्ज से लेकर 1,00,000 हर्ट्ज तक होता है। तो अभी तो आपको बताएं कि 20 हर्ट्ज से कम कौन सुनता है? कुत्ता बिल्ली सब सुनता है, और हम लोग 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक सुनते हैं, और 20,000 हर्ट्ज से अधिक चमगादड़ के लिए, ठीक ना। अगर उससे अगर कम साउंड रहा ना तो वो नहीं सुन पाएगा चमगादड़, ठीक ना। और हम लोग के लिए अगर 20 हर्ट्ज से कम रहा या तो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा साउंड रहा तो हम लोग नहीं सुन पाएंगे, ठीक ना। तो देखिए अब 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, हर्ट्ज किस राशि का मात्रक? तो हर्ट्ज आवृत्ति का है, ये इजी था। 18 देखिए, प्रतिध्वनि किसे कहते हैं? इको किसे कहते हैं, ठीक ना। तो देखिए इसका आंसर सिंपल है कि किसी विस्तृत अवरोध से ध्वनि के परावर्तित होकर उसे
पुनः सुने जाने की घटना को प्रतिध्वनि कहते हैं। जैसे हम लोग बंद कमरा में चले जाते हैं, ठीक ना, तो वहाँ पे अगर रूम में हम लोग बोलते हैं तो क्या होता है, पूरा गूंजता है, ठीक ना, वो क्या होता है, प्रतिध्वनि होता है, इको होता है। क्या होता है, इको होता है, क्योंकि क्या होता है वहाँ पे जो है परिवर्तित होते रहता है, परिवर्तित होता है। जैसे चारों तरफ से कमरा बंद है, ठीक ना, अब यहाँ पे हम खड़ा है, यहाँ पे बोले तो यहाँ पे आवाज़ टकराए, यहाँ पे आवाज़ टकराए, यहाँ पे, ऐसे करके मतलब पूरा टकराते रहता है, ठीक ना। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, प्रतिध्वनि कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, प्रतिध्वनि कहते हैं। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए है कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि को क्या कहते हैं। तो 20 हर्ट्ज से कम जो रहता है उसको अश्रव्य कहते हैं या पराश्रव्य कहते हैं। तो अभी हम लोग इसके पहले वाले क्वेश्चन पे, 2-3 क्वेश्चन पहले वाले पे देखे थे ना, उसको क्या कहते हैं, अश्रव्य कहते हैं। देखिए यहाँ पे दिखाई देते हैं आपको, नहीं देखिए 20 हर्ट्ज से कम रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, अश्रव्य ना बोलते हैं। देखिए 20 हर्ट्ज से कम है ना, अश्रव्य बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए ये भी हो ही गया। चलिए अब 20वां नंबर क्वेश्चन पे। तो 20वां नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि के बहुल परावर्तन के उपयोग के कोई 2 उदाहरण लिखे थे। इसका 2 उदाहरण ये हो जाएगा, डॉक्टरी स्टोटोस्कोप में और कर्णतुर्य यंत्र में 2 उदाहरण है, ठीक ना। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। 21 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि की आवृत्ति 500 हर्ट्ज है, आवर्तकाल का मान होगा। तो पहले तो हम लोग फार्मूला जानते हैं कि टी बराबर होता है 1/v, आवर्तकाल भी नहीं, इसको म्यू बोलते हैं, ठीक ना, म्यू बोलते हैं, ठीक ना। तो टी बराबर हो गया 1/म्यू। तो 1/म्यू, तो ये हर्ट्ज कितना दिया हुआ, यानी कि ये हर्ट्ज कितना दिया हुआ, आवृत्ति कितना दिया हुआ, भी क्या है, यहाँ पे आवृत्ति है, भी क्या है, आवृत्ति है। तो आवृत्ति का ऐसा ही मात्रा का हर्ट्ज होता है ना, यानी कि ये म्यू दिया हुआ, ठीक ना। तो 1/, हो जाएगा कितना, 500, 1/, हो जाएगा 500 नहीं। अब इसको भाग देंगे हम, नीचे से ऊपर में भाग देंगे तो देखिए ये कितना आ जाएगा। देखिए यहाँ पे दे दिए हैं, अब यहाँ पे करके नहीं बताएंगे, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो टी बराबर आ जाएगा 0.02 सेकेंड। हमसे टाइम ही पीरियड ही पूछ रहा था, तो टी आ जाएगा सेकेंड में, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन 22वां नंबर क्वेश्चन है, एक ध्वनि तरंग के आवर्तकाल का मान। अभी आवर्तकाल दे दिया, ठीक ना, उस वक्त आवर्तकाल, इसके पहले क्वेश्चन में आवर्तकाल पूछा था, ठीक ना, और इसमें आवृत्ति पूछ रहा है, उसमें आवृत्ति दे दिया था। तो बस उसका उल्टा कर देते हैं, आवृत्ति बराबर हो जाएगा 1/, आवर्तकाल 1/, यानी कि भी बराबर, यानी कि म्यू बराबर हो जाएगा 1/t, 1/t। तो 1 और आवर्तकाल कितना दिया हुआ, 0.01, ठीक ना, 0.01। ये देखिए ऐसे करके जो रहता है ये बटा में रहता है, ठीक ना। अब इसको हम अति करेंगे तो आ जाएगा 100। जैसे देखिए कैसे, ये नीचे में कितने अंक के बाद 0 है, तो 2 अंक के बाद है ना, तो ऊपर में 2 शून्य हम बैठा सकते हैं ना, नहीं, ये दशमलव हट जाएगा, तो ऊपर में हो गया 100 और नीचे में क्या बचा, 1 ना। अब 1 का कोई मतलब होता है बटा में, नहीं ना, तो ये आ गया क्या, 100। तो इसका आंसर क्या हो गया, 100। तो यहाँ तक क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, समाप्त हो गया, ठीक ना। तो क्वेश्चन हो गया यहाँ पे समाप्त। तो आशा करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक ना। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। हम लोग भी मेहनत करते हैं, आप लोग को अंदाज़ा भी नहीं होगा कि एक वीडियो बनाने में हम लोग को कितना मेहनत करना पड़ता है, ठीक ना। गांव से बिलोंग करते हैं, अगर थोड़ा सा भी कुछ मतलब आवाज़ उवाज़ करने लगा, जैसे हमारे गाँव में कुत्ता वगैरह ये सभी का ज़्यादा मतलब मात्रा है, ठीक ना, तो वो सबसे बहुत हम लोग को डिस्टर्बिंग हो जाता है, ठीक। जैसे बनाने वीडियो आते हैं, अभी पता है कितना बज रहा है, 9 बज रहा है, समझे, 9 बजे अभी देखिए आए हैं, मतलब गांव के आहरा तरफ चुपके से बना रहे हैं, ठीक ना, समझ गए। क्योंकि गांव में हल्ला भी नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा हल्ला होते रहता है भी, और हम भी बोलेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा आवाज़ ना, इसलिए हम गाँव में नहीं बनाते हैं, थोड़ा सा शांत जगह पर रात को चलाते हैं बनाने के लिए। और टाइप करने में भी मेहनत लगता है, आपको पता नहीं होगा, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।